एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एमपीपीएससी के सिलेबस में है और हर साल एवरी ईयर इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप पेपर अगर देखेंगे लास्ट ईयर के 5 साल के पेपर, तो 6 मार्कर में जनरली एक क्वेश्चन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछा जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट और भी बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, वैसे आपका एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन हो गया, सिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एमपी, ये सारे टॉपिक्स हैं जो मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल ये मेंस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर होता क्या है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सेक्टर, इसकी बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी डेफिनेशंस पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को 3 मार्कर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद एमपी के प्रोस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव सेक्टर की हिस्ट्री क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या है, ये आया हुआ है। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर जो है या सोसाइटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम पढ़ने वाले हैं। कैसे कोऑपरेटिव सेक्टर का इवोल्यूशन हुआ है, ये टॉपिक हमें कवर करना है। देन कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। एमपी के अंदर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसा स्ट्रक्चर है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, और ये बेसिक चीजें हैं। ट्राइफेड नाफेड भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये आपका टोटल हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके ऑब्वियसली मेरिट्स डीमेरिट्स ये तो हम देख ही लेंगे, मेरिट्स क्या है इसके, डी मेरिट्स क्या है। सो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक इंस्टीट्यूट है जिसके हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन है, अ कोऑपरेटिव is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. So इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो जिसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहला टर्म जो है इसके अंदर वो है ऑटोनॉमस एसोसिएशन। ठीक है, दूसरा टर्म है इसके अंदर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जरूरतों को और एस्पिरेशंस को पूरा किया जाता है जॉइंटली, और डेमोक्रेटिकली इसको कंट्रोल किया जाता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन है जिसको आप ऑब्वियसली अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ये बान की मून जो थे हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ये इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि कोऑपरेटिव्स आर अ रिमाइंडर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इट इज पॉसिबल टू परस्यू बोथ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली कोऑपरेटिव जो सेक्टर है आपका, वो नॉर्मल सेक्टर से थोड़ा उसमें डिफरेंस रहता है। जितनी भी आप कंपनीज देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, उसमें और कोऑपरेटिव में डिफरेंस होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर का मेन जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लोगों की भलाई करना, मैक्सिमम पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पीपल पार्टिसिपेशन इज मस्ट। प्रॉफिट मेकिंग जो है वो नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग मोटो से कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं चलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर मेन जो आइडियोलॉजी होती है वो होती है पीपल पार्टिसिपेशन की। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में डेमोक्रेटिक वे से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। और भी चीजें हैं आगे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इट इज अ वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स, जो ऑलरेडी पिछले डेफिनेशन में आपने देखा। कॉमन नीड्स के अंदर लाइक सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स, एंड दे जॉइन हैंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। तब ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कोऑपरेटिव वर्ड जो है, एक वर्ड है कोऑपरेरी, इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टुगेदर एंड वर्क, इससे ये वर्ड निकला है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप ध्यान से देखिए, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे ओपन मेंबरशिप होती है, यानी जो भी काम होगा ओपन मेंबरशिप है, यानी एनीवन जो उस फील्ड से बिलोंग करता हो, जो उस फील्ड में इंटरेस्ट हो, उसको इन किया जा सकता है, उसका एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। इसके बाद एसोसिएशन भी वॉलेंटरीली होगा, कि अगर कोई पर्सन क्विट करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली ही कैन क्विट। फिर स्टेट का कंट्रोल है ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्ट्स, गवर्नमेंट एक्ट लेके आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो स्टेट और
सेंटर दोनों ने एक्ट्स लाए हुए, हम स्टेट की बात अभी करने वाले हैं। फिर इसके एक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होगा। जनरली ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो होता है वो डेफिनेट होता है। और इसके बाद दूसरी चीज, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। तो फाइनेंस के अंदर हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करेंगे तो बहुत ही मिनिमल इंटरवेंशन होगा फाइनेंस के प्रोस्पेक्ट के अंदर गवर्नमेंट का। तो कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं ना, लाइक ऐसे ABCD करके कुछ 4-5 लोग हैं, ABCDEF 6 लोग हैं, तो इन्होंने अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश करना है। तो सबके पास जो जो अमाउंट है उन्होंने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चर की स्टार्ट कर दी, या फिर एक वेयर हाउस चालू कर दिया, राइट, कोई एक इंस्टीट्यूशन चला दिया जिसका मेन पर्पस होगा कि लोगों के भलाई करना है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, मैक्सिमम पीपल्स पार्टिसिपेशन है। तो इसमें सब मिलके काम करेंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप रहेगा, और इसमें जो भी इनका अर्निंग होगी वो इक्वली इनके जैसा इन्होंने कैपिटल लगाया उसके हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो इनको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्ट भी लेके आती है, तो इसको आपको ध्यान देना है। फिर देयर आर डेफिनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद देयर इज अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इट मींस वन पर्सन हैज गॉट ओनली वन वोट, सो सबको इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बात की जाती है। सर्विस मोटिव होता है यहाँ पर, सोशलिस्ट मोटिव होता है यहाँ पर। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कोऑपरेटिव सेक्टर की, जो भी एक्सेस में मिलता है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और ये सभी की मदद, सेल्फ हेल्प किया जाता है म्यूचुअल कॉपरेशन से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुड बी अ कोऑपरेटिव सेक्टर, राइट। एनजीओज जो है उनका फंक्शन अलग होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर का फंक्शन अलग होता है, सीबीओ का फंक्शन अलग होता है। तो आप अपने जो भी आपके नोट्स हैं लाइक पॉलिटी के और इकोनॉमी के, उसके अंदर 3 मार्कर्स में एसएचजी, एनजीओ और सीबीओ तैयार कर लीजिएगा। तो बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोगों की बेसिक नीड्स, जो कि सोशल नीड्स है और ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत इकोनॉमिक नीड्स है, उसको फुलफिल किया जाता है। तो दैट इज कोऑपरेटिव। सो कोऑपरेटिव के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है हम देख लेते हैं। इसको बहुत ही इजीली फॉर्म किया जा सकता है, बहुत ज्यादा इसमें पेपर वर्क नहीं है। मेंबरशिप इसकी ओपन होती है, यानी आप इसमें इन और आउट इजीली हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया डेमोक्रेटिक इसका कंट्रोल होता है। लाइबिलिटी बहुत कम होती है लोगों के अंदर, राइट, तो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है ये। उसके बाद जो मिडिल मैन होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पैसा जो होता है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जो मिडिल मैन होता है वो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। जो लोग हैं वही आपस में मिलके खुद मिलके अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो दैट इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर, फाइन। सो इसके बाद इसमें स्टेट का थोड़ा बहुत असिस्टेंस होता है। बहुत सारी चीजें, जैसे आपने इसमें स्टेबल लाइफ होती है लोगों की, और इसको डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिलता है, इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, राइट। इट इज अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये किया जाता है, और सोशलिस्ट प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। तो मासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कोऑपरेटिव, एक्चुअली इट कोऑपरेटिव वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस। Next, what are the different basic type of cooperative societies? So basic cooperative societies are consumer cooperative society, producers cooperative society, cooperative marketing society, credit society, cooperative farming society and housing cooperative society. फाइन। नेक्स्ट इज, ये हम इसकी बेसिक हिस्ट्री देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बेसिक हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले 17th सेंचुरी में जर्मनी में कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद फेडरिक निकलसन ने इंडिया में सजेस्ट किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए 1892 के अंदर। 1904 के अंदर सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आया था, और मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट हुए थे। इसमें डिफरेंशिएट किया गया था कि अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया था। फिर 1912 में एक और एक्ट आया था, फिर मॉन्टेक चैनफोर्ड एक्ट के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंशन किया गया था, इसको स्टेट सब्जेक्ट में ऐड किया गया था। और बाद में 1940 में और आखिरी में 1960 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो 1960 का एक्ट है ये आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या फिर 6 मार्कर या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। ये 2020 के बच्चों के लिए है और ये 2019 वालों के लिए। सो बेसिकली इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 12 मई 12th ऑफ मई 1961 को ये इनेक्ट हो गया था, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही थे, इसलिए इसमें एमपीसीजी दोनों लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत ये इसकी डेफिनेशन है, तो अगर आप डेफिनेशन आपको ये याद हो जाए तो बहुत ही फैंटास्टिक है, राइट। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट, फोटो वगैरह जैसा आपको लगे प्रिंट आउट ले लीजिएगा। 1960 का जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, इसके हिसाब से 12 प्रकार की सोसाइटी है। इट इज इंपॉर्टेंट,
और ये मेंशन है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है आपके एक्ट के अंदर कि 12 प्रकार की सोसाइटीज आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंतर्गत बना सकते हो। दैट कुड बी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फेडरल, सेंट्रल, हाउसिंग, मल्टीपर्पज, प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, रिसोर्स, जनरल, इंडस्ट्रियल, जो भी आपको ठीक लगे उस प्रकार में से 12 में से किसी भी एक प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप डेजिग्नेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और एम ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। फायदा क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके बेनिफिशियरीज फार्मर्स रहेंगे, आर्टिजन्स रहेंगे, जनरली जो डिप्रेस्ड क्लास होते हैं, डिप्राइव्ड क्लास होते हैं, वीकर सेक्शन होते हैं, उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत डायरेक्टली बेनिफिट करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें इक्विटी होती है, क्रेडिट जल्दी मिल जाता है और उनकी गारंटी मिलती है, काफी सारे फैसिलिटेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू आपको मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है 2004 में इसका एक अमेंडमेंट हुआ था, 2004 के अंदर ये वैद्यनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस में हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आप जरूर अपने आंसर्स में लिखिएगा तो आपका आंसर थोड़ा सा एनरिच हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ स्कोप क्या है, तो एग्रीकल्चर है, उसके सारे एस्पेक्ट्स देख लीजिए, चाहे मैन्योर है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड ग्रेन्स है, एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, फिर उसके बाद हाउसिंग, फिर एग्रो एलाइड सेक्टर के अंदर फिशरी, डेयरी, वीवर्स, ये सारी चीजें, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब चीजों में, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, लघु उद्योग, इन सब में कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है। बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, इसमें आपने देखा होगा, एक तो आपका बैंकिंग हो गया, इसमें भी कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है, एक आपका एग्रीकल्चर हो गया, इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है, इसका आपका हाउसिंग है, इसमें भी कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है, और आपका इंडस्ट्रीज, इसमें भी कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है। तो हम अगर अब बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंकिंग का कुछ स्ट्रक्चर है इंडिया का बेसिक, आरबीआई विच इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके स्ट्रक्चर को हम आगे देखेंगे। तो रूरल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप रट लीजिएगा, गूगल में आपको आराम से एक बेटर इमेज मिल जाएगी इसकी, इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना है मेंस के अंदर। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं रूरल बैंकिंग की अगर हम, तो कमर्शियल बैंक ऑब्वियसली जो पीछे वाला जो हमारा पेज था उसी का एक एक्सटेंशन है, एक तरीका है। तो कोऑपरेटिव के अंदर लॉन्ग टर्म्स होते हैं आपको कोऑपरेटिव सेक्टर, और आपके शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने वाले कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं। इसके अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट होता है और प्राइमरी होता है। इसका एक इस प्रकार का हिरार्की बनता है, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म्स के अंदर आपके स्टेट कोऑपरेटिव होता है और आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव होता है, इसको हम ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ये आप स्ट्रक्चर अगर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए आप, जैसे ये जो अपेक्स बैंक है, अगर हम एमपी की बात करते हैं तो भोपाल के अंदर इसका कैपिटल है अपेक्स बैंक का, राइट। तो इस ये अपेक्स बैंक एक है, इसकी अभी 24 ब्रांचेस है अपेक्स बैंक की, तो ये ध्यान रखिएगा वहीं पर है। और उसके बाद आपका ये हेड ब्रांच है ना, तो अपेक्स बैंक मतलब जो मेन हेड है, तो एमपीएच स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसका नाम है। इसको मॉनिटर करता है सेंट्रल बैंक, फिर उसके बाद इसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और सबसे बेसिक है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो सबसे बेसिक लेवल पे गांव वगैरह में होती है। और ये जो ऊपर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट का। जो पीछे जो डायग्राम बने थे, इसी डायग्राम को मैंने प्रॉपर्ली हाथ से बना दिया है, तो ये थोड़ा बेटर हो गया। इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये टर्म्स वगैरह याद रखिएगा, और ये लोगो आपको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए बना है ताकि आपको मजा आए, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि 38 ब्रांचेस हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और 38 नंबर्स हैं और उसके 807 ब्रांचेस हैं, और टोटल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की 4526 ब्रांचेस है। जब भी आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ना, 3 टायर स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, तो दैट विल बी नाइस। और यहां मैंने 4 बनाए हैं, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिए इसको। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के अंदर बात करते हैं, तो सबसे पहले 1904 के अंदर, ठीक है, सिहोरा जबलपुर, इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी। सिहोरा जबलपुर के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी। इस कंपनी का नाम है क्रॉसवेट कंपनी है, ये कंपनी का नाम क्रॉसवेट था। इट वाज अ क्रेडिट इंस्टीट्यूट, समझ रहे हैं आप, यानी फाइनेंशियल, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये था, जो उस समय 1904 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद होशंगाबाद हो गया, राइट, होशंगाबाद के अंदर इंस्टीट्यूशंस बने हैं। इसके बाद बैतूल के अंदर इंस्टीट्यूशंस बने हैं। तो आप बेसिकली याद रखिएगा, होशंगाबाद, बैतूल, इनके अंदर बहुत सारे कोऑपरेटिव के इंस्टीट्यूट्स बने हैं। देन कुछ चीजें जो आपको देखनी है, जैसे 1912 के अंदर प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक बना था, जिसका नाम था प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेंट्रल प्रोविंस के अंदर बना था। तो भी हम देखने वाले हैं जो आपका पार्ट ए बी सी स्टेट्स,
राइट गाइस, आपको पता है क्या है पार्ट एबीसी स्टेट्स? 1947 से लेके 1956 का जो टाइम पीरियड है मध्य प्रदेश का, इसके अंदर एमपी क्या पूरे इंडिया को ही तीन पार्ट ऑफ स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। एबीसी पार्ट स्टेट्स थे और एमपी ही था। इसके पहले एमपी में क्या क्या था? इसके पहले विंध्य प्रदेश था एमपी के अंदर, विंध्य प्रदेश। इसके बाद भोपाल स्टेट आपके पास, एमपी जो था उसमें भोपाल स्टेट बिलोंग करता था। फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया का रीजन था, और ऑब्वियसली जो आपके एरियाज थे दैट वाज रूल्ड बाय होलकर्स एंड लाइक ऊपर आपके सिंधियाज ने रूल किया था। तो ये डेफिनेटली हम फॉर्मेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ते हैं इस टॉपिक को। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर बैंकिंग की बात करेंगे तो महाकौशल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 1956 में बने हैं। उसके बाद बहुत सारे बैंक हैं, तीन प्रोमिनेंट है, विंध्याचल बैंक, सतपुड़ा बैंक, नर्मदा झाबुआ बैंक। अच्छा, रूरल बैंक और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को मर्ज मत करिएगा। फिर शुगर मिल भी एक इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सेक्टर है जिसमें जो एमपी में है और आपको पता होना चाहिए। ये कुछ प्रोमिनेंट शुगर मिल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बरलाई शुगर मिल जो शिप्रा में है, इंदौर, ऑब्वियसली इंदौर में आती है। यहाँ पर देवास नहीं लिखना है, बहुत सारे बुक्स में देवास लिखा हुआ है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। 1980 में स्टैब्लिश हुई थी ये, इसका नाम है मालवा सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित। तो जब भी ये मर्यादित आपको लिखा हुआ है इसका मतलब है कोऑपरेटिव सेक्टर की बात चल रही है, और बहुत सारी कोऑपरेटिव सेक्टर है जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं पता चलते रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, वेबसाइट से मैंने आपको बताई है, जैसे कोऑपरेटिव वेयरहाउस स्कीम 2012। इसके अंदर 200 गोडाउन बनाए गए हैं, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है 2 लाख मेट्रिक टन तक। तो आप इसको लिख सकते हो, कोट कर सकते हो, इस लाइन को भी कोट कर दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा आपका आंसर। फिर वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन स्कीम 2012 में गवर्नमेंट लेके आई थी जिसमें फ्री लैंड लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर सब्सिडी और ग्रांट भी दी गई थी। उसके बाद ई कोऑपरेटिव की बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, तो ई कोऑपरेटिव है एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की। तो भाई जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आईसीटी को उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हम कैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से उस टॉपिक का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं या क्या उस टॉपिक को अच्छे से समझा जा सकता है। तो अगर हम गवर्नमेंट की वेबसाइट जाएंगे ई कोऑपरेटिव में तो आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट टू सिटीजन, इनका जो आईसीटी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से कैसे बेनिफिट ले पा रहे हैं एक दूसरे से, तो इसको बोलते हैं ई कोऑपरेटिव, राइट। सो गवर्नमेंट के अंदर आएगा डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सिटीजन के अंदर कोई कंप्लेंट है, आरटीआई स्कीम में बेनिफिशियरी इसके बारे में पता करना है तो इसके अंदर आ जाएगा। एम्प्लॉयज के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ऑफिस के टूल्स, एम्प्लॉय बेनिफिट से भी आएंगे, बट ये थोड़ा सा अभी क्या है, थोड़ा बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, इसको अभी धीरे धीरे टाइम लग रहा है और एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस और चैलेंज है कि डिजिटलाइज नहीं हो पाए कोऑपरेटिव सेक्टर अब तक। इसके बाद कुछ और इंस्टीट्यूशन है इंडिया लेवल पे, लाइक ट्राइफेड और नाफेड। सो ट्राइफेड है दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1987 में स्टैब्लिश हुआ था ये। और ट्राइफेड इंपॉर्टेंट है, आपसे 3 मार्कर या तो 6 मार्कर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। एमपीपीएससी में, एमपी के अलावा इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के सिलेबस में। और इसमें एक और चीज जो एमपी के प्रोस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है दैट इज एक भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है ट्राइफेड का, ये चीज याद रखिएगा प्री और मेंस दोनों के लिए। और नाफेड जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट, तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज में डील करता है, जो भी आपको मैंने पहले भी डिस्कस करी थी वो सारी कमोडिटीज के अंदर ये डील करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वो ट्राइबल के लिए है और ये बेसिकली एक नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैंने आपको एक टोटल बता दिया था, जर्मनी से कोऑपरेटिव सेक्टर की स्टार्टिंग हुई थी। एमपी की हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम इसको अलग अलग सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। पहला मैंने आपको बता दिया है 1904 के अंदर क्रॉसफेड कंपनी सिहोरा जबलपुर से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो है पिपरिया होशंगाबाद में कुछ कंपनियां स्टार्ट हुई थी, होशंगाबाद के अंदर 6, बैतूल के अंदर 3 कंपनियां स्टार्ट हुई थी। 1904 के अंदर पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था मध्य प्रदेश का। देन सेंट्रल इंडिया जो है उसके अंदर 1912 के अंदर बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक बने, 1949 में बने, 1953 में बने, 1956 में बने। तो विंध्य प्रदेश एक रीजन है, इसके अंदर देखिए 1949 के अंदर खुद का कोऑपरेटिव एक्ट आया था, बिकॉज इसके पहले पहले ये रीजन अलग अलग रूप में इंडिविजुअली रन कर रहे थे, तो ये खुद के पास इनकी ऑटोनॉमी थी, तो अपने तरीके से काम कर रहे थे। और जब कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव सेक्टर और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा चल रहा था, वो कोऑपरेटिव सेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि उस समय हमें मासेस की रिक्वायरमेंट थी, लोगों की रिक्वायरमेंट थी, और मैक्सिमम लोग जो थे वो थे पुअर, उनके पास पैसा भी था तो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से पैसा नहीं मिलता था, जमींदारों से पैसा मिलता था, जो रूसकदारों से पैसा मिलता था, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे। तो जो पुअर लोग थे उनको एक
एक दे वांटेड अ वे जिससे उनको एक प्रॉपर तरीके से पैसा मिलना चालू हो जाए, इसलिए तो 1904 के अंदर पहली कंपनी बनी है क्रॉसबेड, जो क्रेडिट कंपनी बनी है, लोगों को क्रेडिट देती थी। और इससे क्या हुआ, क्रेडिट जो मिला है लोगों को, इसमें इंटरेस्ट काफी कम होता था, तो लोगों के बेनिफिट के लिए काम होता है, राइट। तो ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर का इवोल्यूशन हुआ। तो फ्रीडम स्ट्रगल और कोऑपरेटिव हमारे पैरेलल चलते हैं, राइट। बिकॉज जो भी आप लीडर्स की बात करेंगे वो एग्रीकल्चर और लोगों से जुड़े रहे, और लोगों से जुड़े रहने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर वाज लाइक जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच वर्कड आउट वेरी फैंटास्टिक ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। सो भोपाल स्टेट की अंदर बात करेंगे, भोपाल स्टेट के अंदर 1914 के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर फर्स्ट एक्ट आया था। अच्छा, ये जो पेज है आपको, ये आपको याद नहीं हो पाएगा, अगर याद हो जाए तो फैंटास्टिक, नहीं होगा तो एक्सीलेंट, कोई बात नहीं, जितना याद हो जाए उतना अच्छी बात है। इतना आंसर्स में लिख दीजिएगा, अगर आपको आएगा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इन एमपी, या फिर समो आपको अगर ऐसे लिखने के लिए आ रहा है तो ऐसे में डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1956 तक हमारे पास 16,813 16,813 कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जो महाकौशल, सेंट्रल इंडिया, विंध्यन और भोपाल रीजन में डिवाइडेड थी। इसके अंदर कुछ नॉन एग्रीकल्चर थी, कुछ सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, कुछ लैंड डेवलपमेंट बैंक थे और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। इसको ध्यान दीजिएगा। 1956 के बाद करंट का जो डेटा है हमारे पास 45,675 45,675 कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 33% जो सोसाइटी है, 13,575 जो सोसाइटीज है वो फीमेल के द्वारा रजिस्टर्ड है। दिस इज अ वेरी गुड डेटा विच यू कैन यूज इन योर एग्जाम्स। इसके बाद ये भी आप यूज कर सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अलग अलग चीजें हुई हैं। 2004 भी मेंशन कर दीजिएगा, 2004 में वैद्यनाथन कमेटी के थ्रू एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आया था। नेक्स्ट, ये जो आपने देखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस आनंद मॉडल ऑफ बिजनेस, दैट इज अमूल। इट ऑल्सो रन्स थ्रू कोऑपरेटिव सेक्टर, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। अमूल, उसके बाद आपको सांची है, इंडियन कॉफी हाउस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सेक्टर में चलता है। आपने देखा होगा, देखो लिखा है इसके नीचे, an ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कोऑपरेटिव सोसाइटी। 9001 सर्टिफिकेशन, यानी इनको सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट के लिए मिला है। 9001 सर्टिफिकेशन को मिला है। 20,000 प्रकार के सर्टिफिकेशन होते हैं जो आईएसओ स्टैंडर्ड के दिए जाते हैं। इसमें से वन ऑफ द सर्टिफिकेशन जो सबसे वाइडली यूज किया जाता है वो होता है 9001 सर्टिफिकेशन, राइट। तो आईसीएचएस की अलग अलग ब्रांचेस हैं, और ये जबलपुर ब्रांच की फोटो है, इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, हर जगह आईसीएच है। उसके बाद सांची है, ये भी एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहा जाता है। इसका भी 3 टायर स्ट्रक्चर है, राइट। सांची का भी स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा आपने बैंकिंग का देखा था उसी प्रकार का। ये देखिए स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले जो एपेक्स है दैट इज सांची एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, ये लिखा हुआ है शॉर्टकट के अंदर। उसके बाद रीजनल मिल्क यूनियन है, इसकी 6, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और बुंदेलखंड। फिर प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है 4,438, जहां से जो विलेजेस में से दूध जो कलेक्ट होता है वो यहाँ पर पहुंचता है, फिर यहाँ से इनके यूनियंस में पहुंचता है। ये आनंद प्लेटफॉर्म में बेस्ड है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इसके प्रोक्योरमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ यही करते हैं। टेक्निकल इनपुट होता है, इसमें वीकर सेक्शन को प्रेफरेंस दिया जाता है। और बॉयलर्स, जो सोलार एनर्जी है, जो सोलार एनर्जी है उससे चलने वाला सबसे बड़ा बॉयलर सांची के भोपाल वाले ब्रांच के अंदर लगा हुआ है। प्री का फैक्ट आपको पता होना चाहिए। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, तो क्या क्या डीमेरिट्स है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, तो हम डीमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ डीमेरिट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डीमेरिट की बात करेंगे तो कैपिटल। तो कैपिटल जो है हमारे पास बहुत ही पुअर या लेस कैपिटल होता है। कंसिस्टेंस कैपिटल कई बार नहीं मिलता है, इसी वजह से मेजर कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनियां काम करना बंद करती है। जैसे कि बरलाई शुगर मिल, 2015-16 से बरलाई शुगर मिल बंद है, जो सबसे बड़ी शुगर मिल है वो बंद है, अभी वापस उसको रेजुविनेट करने की बात चल रही है। कैपिटल हो गया। कंपटीशन भी उतना अच्छा नहीं, खास नहीं। जब कंपटीशन अच्छा होता है तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स से आपको काम करना पड़ता है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, तो ये भी एक हिंड्रेंस है। इसके बाद लोगों का कमिटमेंट है वो कभी ठीक रहता है, कभी कम होता है, कभी इक्वानिमिटी रहती है, तो ये चीज भी सही नहीं है। मैनेजमेंट स्किल्ड नहीं होता है, कोई भी पीपल को हायर कर लिया जाता है, कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होता है। लीडरशिप जो है वो उतनी ज्यादा नहीं मिल पाती, लोगों के पास मोटिवेशन नहीं रहता है। लीडरशिप होगा तो अच्छे से लीड कर पाएंगे, तो बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो वो नहीं होता है। मोटिवेशन नहीं होता है लोगों के अंदर की काम कर पाए। अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, डिजिटलाइजेशन नहीं है। अभी भी अगर आप बैंक्स की बात करेंगे, जो कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक होते हैं, वहां पर अभी भी रजिस्टर के अंदर ही सारा डेटाबेस चल रहा है, और इसके बाद करप्शन भी काफी ज्यादा लेवल पे देखा जाता है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में मध्य प्रदेश के अंदर। आगे के लेक्चर्स में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अचीवर्स एमपीपीएससी के नाम से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अवेलेबल है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।